अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो बेटा आज हम आपके लिए लाए हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स का कंसेप्ट। बेटा ये जो बैंकिंग ऑफ रोड्स होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे और फाइनली हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स हमारा टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि हम रोड्स को बैंक क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है रोड्स को बैंक करने की, या बैंकिंग ऑफ रोड्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा हमारे हिली एरियाज़ में या आपने माउंटेन्स पे रोड्स को देखा होगा, या रिमोट एरियाज़ में जो रोड्स होते हैं वो यूजुअली कर्व्ड होते हैं, तो एक तो ये, और दूसरा ये कि वो हॉरिजॉन्टल पे जो है वो इंक्लाइंड होते हैं, यानी वो उनकी जो इंक्लिनेशन होते हैं 0 डिग्री से ज़्यादा होती है। आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड जिस पे हमारे इंजीनियर्स रोड को बिल्ड करते हैं, रोड को बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ये रोड है, तो इस रोड को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोड कहेंगे। ये यहाँ पर इंक्लाइंड नहीं है बल्कि सीधा ग्राउंड पे है, और ग्राउंड के साथ ये हमारा जो रोड है, मेरा राइट हैंड आप इसको रोड कंसिडर कीजिए, तो ये 0 एंगल बना रहा है। लेकिन जो हमारे हिली रोड्स हैं वो यूजुअली हॉरिजॉन्टल नहीं होते बल्कि इंक्लाइंड होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं। तो उनका जो एक एज होता है, आप मान लीजिए आपकी तरफ आउटर एज है और मेरी तरफ इनर एज है, तो जो हमारे हिली रोड्स होते हैं उनका ये आउटर एज थोड़ा ऊपर होता है इनर एज से, उनका जो एक एज होता है, एक सिरा होता है, वो थोड़ा रेज्ड होता है ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक कर्व्ड रोड बनाया है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसकी एक टर्न भी दिखाई हुई है। तो जिस डायरेक्शन में रोड का सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक रोड का सेंटर जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड को हम आउटर एज कहेंगे, और जो साइड सेंटर की तरफ है उसको हम बेटा इनर एज कहेंगे। इसी तरह जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो रोड है ये टर्न लेता है, तो हमारा जो सेंटर है रोड का वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और इसको हम इनर एज कह सकते हैं। और जो ये जो अवे फ्रॉम द सेंटर जो एज है रोड का, इसको हम आउटर एज कहेंगे। तो बेटा इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि जो कर्व्ड रोड का सेंटर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है रोड की टर्न पे, रोड किस तरफ टर्न करता है। जिस तरफ रोड टर्न करता है उस तरफ रोड का जो है सेंटर होता है। तो सेंटर के एवे जो साइड होता है उसको हम आउटर एज कहते हैं, और टुवर्ड्स द सेंटर जो एज होता है उसको हम इनर एज कहते हैं। तो हमारे जो कर्व्ड रोड हिली एरियाज में होते हैं उनका जो आउटर एज होता है बेटा वो यूजुअली रेज्ड होता है, यानी इनर एज से थोड़ा ऊपर होता है, या यूं कहें हम कि वो रोड जो है इंक्लाइंड रोड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड का आउटर एज रेज करना, ऊपर उठाना, above the level of the inner edge is called banking of the road। ओके, अब यहाँ पर हम मैन डायग्राम पे आएंगे। वैसे ये भी 100% मैन नहीं है क्योंकि ये भी स्कीमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल पोजीशन तो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बेटा आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर बेटा ए बी जो हमारा रोड है, कर्व्ड रोड है ए बी, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड। तो रोड जो हमारा है ये ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो पहले हम ये लिखेंगे, थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या आप इसको बैंकिंग एंगल भी कह सकते हैं, बैंकिंग एंगल। ओके, तो बेटा अब मैं इस फिगर को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। ए भी हमारा रोड है, और दिस ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया ये कार को मैंने दिखाया है। तो हमारे रोड पे जो कार है मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड v, उसको हम आगे लेंगे। वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है, क्योंकि डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज होगी, कर्व्ड रोड है, लेकिन स्पीड जो है कार की इसको हम
कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ब्लू कलर से जो मैंने कार दिखाई, इस पे पहले जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो होगा वेट ऑफ द कार, दैट इज mg। पहले आपको पता है इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा वो होगा r, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने इस पे काफ़ी डिस्कशन किया है, आप उनको देख सकते हैं। तो दूसरा फोर्स यहाँ पर r है, जो कि जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो r है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये हमेशा रोड जो होता है यानी इंक्लाइनड सरफेस जो होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, या जो इस रोड या सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि इस वक्त कार है, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने पहले भी बताया, आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखें, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट और टू द vehicle which is moving on the road। ओके, तो अब अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम बैकिंग ऑफ रोड्स क्यों करते हैं। तो अब उस टॉपिक पे आते हैं, हम बैकिंग ऑफ रोड्स क्यों करते हैं। बेटा हमने जो पिछला वीडियो बनाया उसमें हमने देखा कि जो कर्व्ड रोड्स में हमें किसी व्हीकल को मूव कराने के लिए, ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, जो कि अलोंग द रोड एक्ट करेगा, अलोंग द सरफेस इन कंटैक्ट एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसके लिए आप रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन कर्व्ड रोड्स। लेकिन जो हमारे रोड्स होते हैं बेटा हिली एरियाज में, वो अक्सर स्मूथ होते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है यूजुअली कम होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल टू मेक ए व्हीकल, टू मेक ए कार मूव विद ग्रेटर वेलोसिटी इन ए कर्व्ड रोड। तो कार को ग्रेटर वेलोसिटी अगर हम चाहें कि इसकी वेलोसिटी बढ़े, तो हमें इसके लिए किसी और फोर्स की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो ठीक है, ओके, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ये भी ओके, लेकिन हम वेलोसिटी को एक लिमिट से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि इन रोड्स में ये यूजुअली स्मूथ होते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यूजुअली इनमें कम होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यहाँ पर करते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसको हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी इसके दो कंपोनेंट। जैसा हम बार बार जिक्र करते हैं, हम किसी भी जो वेक्टर है जिसका एंगल 0, 90, 180 से डिफरेंट हो, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम r को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, यानी r के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। एक कंपोनेंट मैंने पहले दिखाया है डॉटेड लाइन से, जो कि mg के अपोजिट है। पहला कंपोनेंट ये, अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, आप इत्मीनान से बैठिए और ये वीडियो देखिए, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो आपका आज वो डाउट आपका क्लियर होगा। तो पहला कंपोनेंट ये, और दूसरा कंपोनेंट अब हम इसके परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट्स यूजुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस फिगर की हमें बेटा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, तो चलिए इसका दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ ड्रा करते हैं। तो बेटा ये जो होगा ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा। ओके, ये एक कंपोनेंट डॉटेड वाला और दूसरा कंपोनेंट ये। अभी हम आराम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा कैसे आ गया, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा और ये मेरा भी पहला क्वेश्चन है। अगर ये थीटा है, इसको हमने सपोज किया दिस इज थीटा, तो ये कैसे थीटा आ गया। इसका जवाब ये है कि ये बेटा जो हॉरिजॉन्टल है और ये कंपोनेंट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। ये जो ए बी लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है कि ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, इतना क्लियर है बेटा। ओके, तो ये एंगल थीटा है। अब आगे देखिए, हमें पता है कि ये जो और है ये इस ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बेटा एंगल है ये एंगल, दिस इज 90 डिग्रीज। ओके, अगर ये 90 डिग्रीज का है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा,
क्योंकि अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, एडिशन करके हमें ये सारा जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये एंगल 90 का होगा। तो यहाँ अगर हम लिखें ये जो बेटा होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है ऑटोमेटिकली क्लियरली ये एंगल तो थीटा होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये थीटा, क्योंकि ये दो लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन दे आर पैरेलल एंड दिस ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं तो इनकी वैल्यू सेम होगी। इसके बाद ये एंगल और जो इस ए बी के साथ बना रहा है ये 90 है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बेटा ये थीटा होगा। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा और कॉस थीटा, और बेटा ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा और साइन थीटा। ओके, तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, एक तो है और कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट है और साइन थीटा। अब देखिए बैंकिंग का क्या मतलब है। बैंकिंग का ये मतलब है कि ये जो और साइन थीटा है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। इसकी डायरेक्शन आपको मैंने अभी बताया कि रोड का जो सेंटर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो इनर एज की डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये रोड है, इसका ये आउटर एज है, इनर एज तो ए हो गया, अगर इनर एज ए है तो इस डायरेक्शन में इसका सेंटर होगा रोड का। तो बेटा और साइन थीटा है जो है ये किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द रोड। तो जो फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यही है बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब और यही है इसकी इम्पोर्टेंस। तो हमें जो है एक तो फ्रिक्शन हमारा पहले ही एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, अब एक और फोर्स हमें मिला और साइन थीटा जो हेल्प करेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने में। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की, व्हीकल की, कार की वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो यही है बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब। अब हम बेटा ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट मैं mg की डायरेक्शन में लूंगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पहला कंपोनेंट हम डिसाइड करते हैं, दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। बेटा ये एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। इट मीन्स इसका जो पहला कंपोनेंट होगा mg की डायरेक्शन में वो होगा fs इंटू साइन थीटा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। बेटा आप देखिए पहला कंपोनेंट जो होगा वो होगा fs cos, क्योंकि पहला जो होता है cos थीटा होता है, यहाँ पर चूंकि थीटा जो है वो है 90 माइनस थीटा, तो कंपोनेंट होगा fs इंटू कॉस 90 माइनस थीटा विच इज फर्दर इक्वल टू fs। हमें पता है cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा, तो ये होगा साइन थीटा के बराबर। तो पहला कंपोनेंट fs साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वो होगा बेटा fs इंटू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट तो होता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो बेटा अब हम मेन जो हमारा एक्सप्रेशन है उस पे आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है और कॉस थीटा, ये इन दो फोर्सेस से बैलेंस हो रहा है। क्योंकि हमें पता है देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन द कार ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, लिहाजा ये दो फोर्सेस जो है ये बैलेंस होंगे। इट मीन्स और कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी fs sin थीटा प्लस mg, बिकॉज दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन और cos थीटा इन दो के सम के बराबर होगा। सो हम लिखेंगे पहला स्टेप जो होगा हमारा दैट विल बी और cos थीटा इज इक्वल टू fs sin थीटा प्लस mg। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये और cos थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा fs sin थीटा प्लस mg, क्योंकि देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन द कार। ओके, और cos थीटा is equal to fs sin theta
प्लस एम जी। ओके, इसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, दिस विल बी आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो बेटा अब हम एफ एस को वैल्यू देंगे। हमें पता है कि एफ एस जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू आर, वायर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल गेट आर कॉस थीटा माइनस in place of fs we write mu s into r into sin theta is equal to mg। तो बेटा r को अगर हम कॉमन आउट करें, बिकॉज r is common here, so we get r times cos theta minus mu s sin theta is equal to mg। बेटा इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करते हैं। अब आप आगे देखिए और आराम से देखिए। तो ये तो रहा पहला फोर्स। अब दूसरा फोर्स, ये जो फोर्स है एक तो है आर साइन थीटा जो कि सेंटर की तरफ पॉइंट हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, और दूसरा है एफ एस कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन भी रोड की सेंटर की तरफ है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है दे विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके बेटा, तो चलिए इसको लिखते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये एक्ट करेंगे एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अगर हमें व्हीकल को कर्व्ड रोड में मूव कराना है तो हमें नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सो हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ एस को एज बिफोर हमने वैल्यू दी म्यू एस इंटू आर इंटू कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप प्लीज उसको देखें तो आपका ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, वायर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड। ओके बेटा, इक्वेशन 1 को रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ r फिर से कॉमन है, तो दिस विल बी r टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नेम दिस इक्वेशन सेकंड। तो बेटा अब हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे ताकि हमें जो है वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिले। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमें शायद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हम फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने क्या कहा था, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। सो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे राइट साइड को एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो है एम जी इज इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड आर टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड दैट इज आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, आर के साथ कैंसिल होगा, वी विल गेट आर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और एम जी भी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे। सो एम के साथ कैंसिल होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो बेटा यूजुअली ये एक्सप्रेशन देते हैं लोग
तो इससे आगे एक दो स्टेप्स हमें और करने पड़ेंगे, लेकिन वो प्योर मैथमेटिकल है, तो आप डरिए मत, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर हम यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे cos थीटा से। विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो उसके लिए थोड़ा हमें कंपैक्ट एक्सप्रेशन मिलेगा, और वो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो आप देखिए वो मैं कैसे करता हूँ। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इफेक्ट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में भी करें, राइट हैंड साइड में भी करें। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos थीटा लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो बेटा यहाँ पर आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू s cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, जैसा कि मैंने कहा, डिवाइडेड बाय cos थीटा, यहाँ भी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, अब आगे देखिए आप, v square by rg, v square by rg is equal to sin by cos is tan theta प्लस म्यू s, cos by cos तो कैंसिल होगा, प्लस म्यू s डिनोमिनेटर में cos by cos is 1 माइनस म्यू s sin by cos is tan। ओके, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन tan थीटा। और जी को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, सो वी गेट v स्क्वायर इक्वल टू और जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू s डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू s tan थीटा। तो बेटा यहाँ स्क्वायर ड्रॉप होगा, इसके रिएक्शन में यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, और हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस म्यू s डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू s tan थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। आप इसको मैक्सिमम वेलोसिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए दो फोर्सेस को यूज़ किया। एक तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट लिया, और दूसरा जो फोर्स था वो हमने नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लिया। तो ये हमने क्यों किया? ताकि हम गाड़ी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकें। तो हम इसको मैक्सिमम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, Vm मैक्सिमम वेलोसिटी। अब यहाँ स्पेशल केस, अगर हम रोड के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि पर्टिकुलर केस है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन दिखाया, दिस इज द जनरल केस, इसको यूजुअली स्किप किया जाता है। तो जनरल केस, अब हम पर्टिकुलर केस पे आते हैं, इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। स्पेशल केस बेटा करेंगे आप यहाँ पर, स्पेशल केस क्या? So if friction is neglected, special case, if friction is neglected, तो बेटा जो है, अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, if friction is neglected then Fs की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया, which implies अगर Fs 0 है, Fs की वैल्यू होती है म्यू s इंटू r, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो बेटा अगर म्यू s इंटू r 0 है, और तो 0 नहीं होगा, दैट मीन्स म्यू s विल बी इक्वल टू 0। अगर फ्रिक्शन 0 है, दैट मीन्स फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू s इंटू r 0 होगा। अगर म्यू s इंटू r 0 है, दैट मीन्स म्यू s विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन में अब म्यू s को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो हम फाइनल एक्सप्रेशन इस केस में देखेंगे क्या होगा। दैट विल बी रूट ऑफ जी आर या स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। यहाँ पर बेटा tan थीटा प्लस म्यू एस की जगह 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा, सारा 0 होगा। तो बेटा हमारा जो एक्सप्रेशन है वो होगा
जी आर इंटू tan theta, g r into tan theta. So this is the final expression in case the friction is neglected. If there is no friction, then our expression is square root of g r into tan theta for the maximum velocity of the car. तो बेटा अब अगले वीडियो में मिलते हैं. उस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स को भी आपको कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये तो थोड़ा लंबा हो गया, तो वक्त नहीं मिला न्यूमेरिकल्स का. अगले वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.